इतिहास की किताबों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जमीन नहीं होती, वे समय की गवाह होती हैं। पानीपत भी ऐसी ही एक जगह थी। एक ऐसा मैदान जहां हवा में आज भी तलवारों की खनक और सैनिकों की चीखें महसूस की जा सकती हैं। यहां 3 बार युद्ध हुआ और हर बार हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस खामोशी से जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाती है। 15वीं सदी के आखिरी सालों में हिंदुस्तान एक मजबूत और एकजुट देश नहीं था। दिल्ली सल्तनत, जो कभी पूरे उत्तर भारत पर राज करती थी, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। सत्ता की कुर्सी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक ऐसा शासक जिसके पास सेना तो थी लेकिन लोगों का भरोसा नहीं। उसका स्वभाव कठोर था और वो अपने ही अमीरों और सरदारों को सम्मान नहीं देता था। नतीजा ये हुआ कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ होने लगे। दरबार के अंदर साजिशें चल रही थीं, अफगान सरदार असंतुष्ट थे, प्रांतों के गवर्नर विद्रोह कर रहे थे और हर कोई अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। इब्राहिम लोदी को लगता था कि वो सब कुछ अपने दम पर संभाल सकता है, लेकिन असलियत ये थी कि उसका साम्राज्य अंदर से टूट रहा था। जब किसी राज्य की नींव ही हिलने लगे तो उसे गिराने के लिए बाहर से किसी बड़े हमले की जरूरत नहीं होती, बस एक हल्का सा धक्का ही काफी होता है। उधर हिंदुस्तान से दूर काबुल की ठंडी वादियों में एक और कहानी जन्म ले रही थी। वहां एक युवक था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। वो फरगना का शासक था, लेकिन अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था। उसने हार मानना नहीं सीखा था। हर बार गिरने के बाद वो और मजबूत होकर खड़ा होता था। उसके अंदर एक आग थी, एक ऐसा साम्राज्य बनाने की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सोच रखने वाला इंसान भी था। वो कविताएं लिखता था, अपने अनुभवों को शब्दों में ढालता था और हर चीज को गहराई से समझता था। उसने जब हिंदुस्तान के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने देखा कि ये एक अमीर और उपजाऊ जमीन है, लेकिन यहाँ के लोग एकजुट नहीं हैं। और यही बात उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि जहाँ एकता नहीं होती वहाँ जीतना आसान हो जाता है। इसी बीच दिल्ली सल्तनत के अंदर चल रही बगावत ने बाबर के लिए रास्ता खोल दिया। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को संदेश भेजा। उन्होंने उसे हिंदुस्तान आने का न्यौता दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अपने ही सुल्तान के खिलाफ उसके अपने लोगों ने एक बाहरी शासक को बुलाया। बाबर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने 1524 में पहली बार हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर 1525 में पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। इस बार उसका इरादा सिर्फ हमला करने का नहीं था, बल्कि जीत हासिल करने का था। उसके पास केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसकी सेना प्रशिक्षित थी, अनुशासित थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास आधुनिक तोपखाना था। उस समय हिंदुस्तान में इस तरह की युद्ध तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम होता था। बाबर ने तुर्की रणनीतियों को अपनाया था, जिसमें युद्ध के दौरान सैनिकों की चाल, तोपों की स्थिति और घुड़सवारों का इस्तेमाल बेहद सुनियोजित होता था। जब बाबर अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था, तब शायद उसे भी नहीं पता था कि वो एक ऐसे युद्ध की तरफ जा रहा है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी भी अपनी विशाल सेना के साथ तैयार हो रहा था। उसके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और हजारों युद्ध हाथी। उसकी ताकत संख्या में थी, लेकिन क्या वो रणनीति में भी उतना ही मजबूत था? पानीपत का मैदान धीरे धीरे तैयार हो रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आने वाली थीं। एक तरफ संख्या की ताकत थी, तो दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता और रणनीति की। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या एक छोटी सी सेना एक विशाल साम्राज्य को हरा सकती है, या फिर ये युद्ध साबित करेगा कि संख्या ही सबसे बड़ी ताकत होती है? इतिहास अपनी सांस रोके खड़ा था और पानीपत की धरती एक और खून से भरी कहानी लिखने के लिए तैयार थी। पानीपत की धरती अब सिर्फ एक मैदान नहीं रही थी, वो एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां कुछ ही दिनों में इतिहास खुद को दोहराने वाला था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक भयंकर तूफान। दोनों सेनाएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही थीं और हर कदम के साथ तनाव और भी गहरा होता जा रहा था। बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत पहुंच चुका था,
उसने मैदान का निरीक्षण किया, मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस किया और फिर एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ये जगह उसके लिए अनजान नहीं थी, बल्कि एक मौका थी अपनी किस्मत बदलने का। उसने तुरंत अपने जनरलों को बुलाया और युद्ध की योजना पर चर्चा शुरू की। उसके दिमाग में हर चाल पहले से ही साफ थी। उसने अपनी सेना को एक अनोखी रणनीति के अनुसार सजाना शुरू किया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। बाबर ने तुलुगमा और अरबा नाम की तुर्की युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना के सामने लकड़ी की गाड़ियों की एक लंबी कतार बनवाई, जिन्हें रस्सियों से बांध दिया गया था। इन गाड़ियों के बीच बीच में छोटे छोटे रास्ते छोड़े गए, जहां से सैनिक बाहर निकलकर हमला कर सकते थे। इन गाड़ियों के पीछे उसने अपनी तोपों को तैनात किया। ये तोपें उस समय के लिए एक नई और खतरनाक चीज थी। हिंदुस्तान की सेनाएं आमतौर पर तलवार, भाले और हाथियों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन बाबर की सेना में बारूद और आग की ताकत थी। उसके तोपची, जो तुर्की और फारसी थे, इन हथियारों को चलाने में माहिर थे। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की सेना भी धीरे धीरे मैदान में उतर रही थी। उसकी सेना विशाल थी, लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 से अधिक युद्ध हाथी। जब उसकी सेना मैदान में उतरती तो जमीन कांप उठती थी। हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की आवाजें और ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल भयावह हो जाता था। इब्राहिम लोदी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। उसने अपने सैनिकों को सीधा आक्रमण करने का आदेश देने की योजना बनाई थी। उसकी रणनीति सरल थी, संख्या की ताकत से दुश्मन को कुचल देना। लेकिन शायद वो ये भूल रहा था कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। रात का समय था। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में थीं। आग की लपटें धीरे धीरे जल रही थीं और सैनिक अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे। कुछ सैनिक चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे वे अपने भाग्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ अपने परिवारों को याद कर रहे थे, तो कुछ बस आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। बागर अपने तंबू में बैठा था। उसके सामने एक नक्शा फैला हुआ था और वो अपनी योजना को आखिरी बार देख रहा था। उसने अपने आप से एक वादा किया था, या तो वो इस युद्ध को जीतेगा या फिर यहीं अपनी आखिरी सांस लेगा। उसके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उसके सपनों का सवाल था। उसी समय इब्राहिम लोदी भी अपने शिविर में बैठा था, लेकिन उसके मन में उतनी शांति नहीं थी। उसे अपने ही सरदारों पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसके अपने ही लोग उसे धोखा ना दे दें। लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छुपा लिया और अपने आप को यह विश्वास दिलाया कि उसकी सेना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आसमान में चांद ढलने लगा और सुबह की पहली किरणें धरती को छूने लगीं। ये वही सुबह थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। दोनों सेनाएं अब आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ बाबर की छोटी लेकिन संगठित सेना और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल लेकिन बिखरी हुई ताकत। हवा में धूल उड़ रही थी, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया। तोप की पहली गड़गड़ाहट। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस युद्ध की शुरुआत थी जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जीत या मौत। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि पानीपत की धरती पर गूंज उठी एक भयानक आवाज। तोप की गड़गड़ाहट ने उस खामोशी को चीर दिया जो कई दिनों से दोनों सेनाओं के बीच पसरी हुई थी। ये सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये एक नए युग का संकेत था। बाबर की सेना ने जैसे ही पहली बार तोप दागी, हवा में बारूद की गंध फैल गई। धुआं आसमान की ओर उठने लगा और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। ये नज़ारा इब्राहिम लोदी की सेना के लिए नया था। उनके सैनिकों ने पहले कभी इस तरह के हथियारों का सामना नहीं किया था। कुछ पल के लिए उनके कदम रुक गए, उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। लेकिन इब्राहिम लोदी ने तुरंत अपने सेनापतियों को आदेश दिया, आगे बढ़ो। उसकी विशाल सेना एक साथ आगे बढ़ी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों की चीखें मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही थीं जो किसी भी इंसान के दिल को दहला दें।
हजारों हाथी आगे बढ़ रहे थे। उनके ऊपर बैठे महावत और सैनिक पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार थे। उनके पीछे पैदल सेना और घुड़सवारों की लंबी कतारें थीं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी भी छोटी सेना का हौसला टूट सकता था। लेकिन बाबर, वो शांत था। उसने अपने सैनिकों को पहले से ही तैयार कर रखा था। जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी, बाबर ने अपने तोपचियों को लगातार गोलाबारी करने का आदेश दिया। एक के बाद एक तोपें गरजने लगीं। हर धमाके के साथ जमीन हिल जाती और हवा में धूल और धुआं भर जाता। सबसे बड़ा असर पड़ा हाथियों पर। हाथी, जो अब तक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार माने जाते थे, तोपों की आवाज से घबरा गए। वे बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे तो कुछ मैदान से बाहर भाग गए। जो सेना अब तक एकजुट लग रही थी, उसमें अचानक अफरा तफरी मच गई। यही वो पल था जिसका बाबर इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत तुलोगमा रणनीति को लागू किया। उसकी सेना के किनारों पर तैनात घुड़सवार तेजी से आगे बढ़े और लोदी की सेना को दोनों तरफ से घेरने लगे। ये एक ऐसा हमला था जिसकी उम्मीद इब्राहिम लोदी ने नहीं की थी। उसकी सेना बीच में फंस गई, सामने तोपें और पीछे से घेराव। अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं रहा, ये रणनीति का खेल बन चुका था। लोदी के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। तलवारें टकरा रही थीं, भाले एक दूसरे को चीर रहे थे और हर तरफ खून बह रहा था। मैदान में चीखें गूंज रही थीं, कुछ जीत की, कुछ दर्द की और कुछ मौत के करीब पहुंच चुके लोगों की। इब्राहिम लोदी खुद भी मैदान में उतरा। वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में अब भी जीत की उम्मीद थी, लेकिन हालात धीरे धीरे उसके खिलाफ जा रहे थे। बाबर की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन अब वो हर तरफ से हावी हो रही थी। उसकी रणनीति ने लोदी की ताकत को कमजोर कर दिया था। धीरे धीरे लोदी की सेना टूटने लगी, सैनिक भागने लगे और जो बचे थे वे आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। धूल और धुएं के बीच एक ऐसा पल आया जिसने इस युद्ध का फैसला कर दिया। इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, अपने ही मैदान में गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ ही उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। जो सैनिक अब तक लड़ रहे थे वे भी पीछे हटने लगे। मैदान पर अब सिर्फ बाबर की सेना का कब्जा रह गया था। पानीपत की धरती खून से लाल हो चुकी थी। लाशें हर तरफ बिखरी हुई थीं और हवा में अब भी बारूद की गंध तैर रही थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए साम्राज्य की शुरुआत। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या बाबर इस जीत को संभाल पाएगा या फिर यह सिर्फ एक और अस्थायी विजय साबित होगी? इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ था, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब तलवारों की टकराहट थमी और तोपों की गूंज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई, तब पानीपत का मैदान एक अजीब सन्नाटे में डूब चुका था। कुछ ही घंटों पहले जहां हजारों सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, अब वहीं सिर्फ लाशें पड़ी थीं। धरती खून से भीग चुकी थी और हवा में बारूद और मौत की गंध खुल चुकी थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। घोड़े बिना सवार के इधर उधर भटक रहे थे। कुछ घायल सैनिक अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी सांसें टूट रही थीं। और कुछ लोग बस आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इब्राहिम लोधी, दिल्ली का सुल्तान, अब इस मैदान में एक साधारण लाश बन चुका था। उसकी पहचान, उसकी ताकत, उसका घमंड, सब कुछ उसी मिट्टी में मिल चुका था जिस पर वो राज करता था। बाबर धीरे धीरे अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी गंभीरता भी थी। वो जानता था कि ये जीत आसान नहीं थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने चारों तरफ देखा। उसकी सेना के भी कई सैनिक मारे गए थे। हर जीत की एक कीमत होती है और बाबर ने वो कीमत चुकाई थी। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था। क्या वो इस जीत को एक साम्राज्य में बदल पाएगा? पानीपत की इस जीत ने उसे दिल्ली और आगरा का रास्ता खोल दिया था, लेकिन सिर्फ जीत लेना ही काफी नहीं था, उसे उस पर राज भी करना था। कुछ ही दिनों बाद बाबर ने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली, जो कभी सल्तनत की शान हुआ करती थी, अब अपने नए शासक का इंतजार कर रही थी। जब बाबर की सेना दिल्ली के करीब पहुंची तो शहर में डर और अनिश्चितता का माहौल था।
लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये नया शासक कैसा होगा। क्या वो क्रूर होगा या फिर न्यायप्रिय? शहर के दरवाजे धीरे धीरे खुले और बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया। ये सिर्फ एक शहर में प्रवेश नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। बाबर ने खुद को सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में स्थापित करना शुरू किया। उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया, अपने विश्वसनीय लोगों को जिम्मेदारियां सौंपीं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसका शासन स्थिर रहे। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। हिंदुस्तान की जमीन पर राज करना काबुल या फरगना की तरह नहीं था। यहाँ की संस्कृति अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे और यहाँ की राजनीति बहुत जटिल थी। बाबर को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी लड़ना था। कई राजपूत शासक अब भी उसके खिलाफ थे। कुछ अफगान सरदार अब भी सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे थे। ये जीत एक शुरुआत थी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। पानीपत की पहली लड़ाई ने एक साम्राज्य को खत्म किया और एक नए साम्राज्य को जन्म दिया। लेकिन इतिहास कभी रुकता नहीं, ये आगे बढ़ता है, नई कहानियों के साथ, नए संघर्षों के साथ। और अब एक नई ताकत उभरने वाली थी, जो मुगलों को चुनौती देने वाली थी। पानीपत की जीत ने बाबर को वो सब दे दिया था जिसका उसने वर्षों तक सपना देखा था। दिल्ली और आगरा अब उसके अधीन थे और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन किसी भी साम्राज्य को बनाना जितना कठिन होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना। बाबर इस सच्चाई को भली भांति समझता था। उसने अपने शासन को मजबूत करने की पूरी कोशिश की, प्रशासन को व्यवस्थित किया, अपने विश्वास पात्रों को महत्वपूर्ण पद दिए और विद्रोह की हर छोटी बड़ी संभावना पर नजर रखी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही वर्षों बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही एक मजबूत नेतृत्व का अंत हो गया और अब जिम्मेदारी आ गई उसके बेटे हुमायूं के कंधों पर। हुमायूं एक दयालु और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन एक शासक के रूप में वो अपने पिता जितना मजबूत नहीं था। उसमें निर्णय लेने की गति धीमी थी और कई बार वो भावनाओं में बह जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब एक साम्राज्य नया नया बना हो, तब उसे एक सख्त और तेज निर्णय लेने वाला शासक चाहिए होता है, और यही कमी मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करने लगी। हुमायूं के सामने सिर्फ बाहरी दुश्मन ही नहीं थे, बल्कि उसके अपने भाई भी सत्ता के लिए लालायित थे। साम्राज्य के अंदर ही संघर्ष शुरू हो गया। इस अंदरूनी कलह ने मुगलों की स्थिति को और भी कमजोर कर दिया, और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक नई शक्ति उभर रही थी। उसका नाम था शेर खान, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। शेर शाह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बहुत करीब से मुगलों की ताकत और उनकी कमजोरियों को देखा था। वो जानता था कि हुमायूं को हराना असंभव नहीं है, बस सही समय और सही रणनीति की जरूरत है। धीरे धीरे शेर शाह ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उसने बिहार और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी सेना अनुशासित थी और उसकी योजना बहुत स्पष्ट थी। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो राज करना चाहता था। हुमायूं इस खतरे को समझ तो रहा था, लेकिन वो समय पर सही कदम नहीं उठा पाया। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने शेर शाह को शुरू में हल्के में लिया, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1540 में कन्नौज के मैदान में हुमायूं और शेर शाह आमने सामने आए। ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ। शेर शाह की रणनीति और नेतृत्व के सामने हुमायूं टिक नहीं पाया। मुगल सेना बुरी तरह हार गई और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक बार फिर इतिहास ने करवट ली। मुगल साम्राज्य, जो पानीपत की जीत के बाद खड़ा हुआ था, अब गिर चुका था। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। वो कई सालों तक भटकता रहा, कभी सिंध, कभी राजस्थान, और अंत में उसे फारस यानी ईरान में शरण लेनी पड़ी। एक सम्राट जो कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, अब एक शरणार्थी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ शेर शाह सूरी ने खुद को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। उसका शासन भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उसने जो काम किए वे इतिहास में अमर हो गए। उसने सड़कों का निर्माण कराया, प्रशासन को सुधारा और एक मजबूत व्यवस्था स्थापित की। उसकी बनाई ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी उसके दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। फिर भी समय हमेशा बदलता है। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और कहीं दूर हुमायूं अब भी अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने का सपना देख रहा था।
वो वापस आएगा और इस बार कहानी और भी बड़ी होगी, क्योंकि अब मंच तैयार हो रहा था एक और पानीपत के युद्ध के लिए। समय बीत चुका था, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी थीं। हुमायूं, जो कभी दिल्ली का बादशाह था, अब वर्षों की भटकने और संघर्ष के बाद फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल करने की तैयारी कर रहा था। फारस में बिताए गए सालों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, धैर्य, रणनीति और सबसे बढ़कर इंतजार करना। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और अंदरूनी संघर्ष फिर से शुरू हो गए। यही वो मौका था जिसका हुमायूं को इंतजार था। 1555 में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान की ओर कूच किया। इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसके साथ अनुभव था और एक नई समझ थी। उसने धीरे धीरे दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य, जो कुछ साल पहले खत्म हो चुका था, अब फिर से खड़ा हो रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो अपने महल की सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसी हादसे ने एक बार फिर मुगल साम्राज्य को अनिश्चितता में डाल दिया। अब गद्दी पर बैठा था एक 13 साल का लड़का, अकबर। अकबर अभी बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण क्षमता छुपी हुई थी। हालांकि उस समय असली सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। उसके पीछे खड़ा था एक अनुभवी और वफादार सेनापति, बैरम खान। बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वो जानता था कि ये समय बहुत नाजुक है। मुगल साम्राज्य अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था और चारों तरफ दुश्मन ताक में बैठे थे। और उन्हीं दुश्मनों में से एक अब तेजी से उभर रहा था। उसका नाम था हेमू। हेमू, जिसे बाद में हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, एक बेहद साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और काबिलियत ने उसे बहुत ऊपर पहुंचा दिया। वो आदिल शाह सूरी के अधीन काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खुद की ताकत बना ली। हेमू सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बेहतरीन रणनीतिकार भी था। उसने एक के बाद एक कई युद्ध जीते। उसकी जीतों की संख्या बढ़ती गई और उसके आत्मविश्वास के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ती गई। उसने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों को वहां से हटा दिया। अब दिल्ली पर हेमू का कब्जा था। उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी, एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारत के महान सम्राटों से जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि अब वो सिर्फ एक सेनापति नहीं रहा, वो खुद एक सम्राट बन चुका है। उधर अकबर और बैरम खान ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो मुगल साम्राज्य एक बार फिर खत्म हो जाएगा। अब फैसला होना था। एक तरफ था युवा अकबर अपने गुरु बैरम खान के साथ और दूसरी तरफ हेमू अपनी जीत के आत्मविश्वास के साथ। दोनों सेनाएं फिर से पानीपत की ओर बढ़ रही थीं। इतिहास एक बार फिर उसी मैदान पर लौट रहा था, जहां पहले भी साम्राज्य बने थे और टूटे भी थे। अब सवाल ये था कि क्या एक 13 साल का लड़का एक अनुभवी योद्धा को हरा पाएगा, या फिर हेमू इतिहास की दिशा बदल देगा। पानीपत फिर से तैयार था एक और निर्णायक युद्ध के लिए। पानीपत की धरती एक बार फिर उसी बेचैनी को महसूस कर रही थी जो कई साल पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के समय हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कहानी के किरदार बदल चुके थे, लेकिन दांव वही था, हिंदुस्तान की सत्ता। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हेमू का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। उसने लगातार कई युद्ध जीते थे और हर जीत के साथ उसकी ताकत और भी बढ़ती गई थी। उसकी सेना अनुशासित थी और उसके सैनिक उस पर पूरा भरोसा करते थे। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं रहा था, अब वो खुद को एक सम्राट मानने लगा था। हेमू ने अपनी सेना को बहुत ही मजबूत तरीके से तैयार किया। उसके पास बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे और सबसे महत्वपूर्ण उसके युद्ध हाथी। ये हाथी उसके युद्ध का सबसे बड़ा हथियार थे। हर हाथी के ऊपर तीरंदाज और योद्धा तैनात थे जो दुश्मन पर ऊंचाई से हमला कर सकते थे। दूसरी तरफ अकबर और बैरम खान भी पूरी तैयारी में थे। अकबर भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था।
वो अपने गुरु बैरम खान के साथ हर रणनीति को ध्यान से समझ रहा था। बैरम खान जानता था कि ये युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए धैर्य और सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। मुगल सेना संख्या में हेमू की सेना से कम थी, लेकिन उनके पास अनुभव था और सबसे बड़ी बात, वे एकजुट थे। रात का समय था। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान के पास अपने अपने शिविरों में ठहरी हुई थीं। चारों तरफ आग जल रही थी और सैनिक अपने हथियारों को आखिरी बार तैयार कर रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में गर्मी, आने वाले युद्ध की। हेमू अपने तंबू में बैठा था। उसके सामने उसकी जीतों की एक लंबी कहानी थी। उसने अब तक कई बार दुश्मनों को हराया था और उसे विश्वास था कि ये युद्ध भी वो जीत जाएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक और लड़ाई थी, लेकिन असल में ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उधर अकबर अपने तंबू के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। वो चुप था, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है? क्या वो अपने पिता की विरासत को संभाल पाएगा? बैरम खान उसके पास आया और बोला, डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे साम्राज्य की लड़ाई है। ये शब्द अकबर के अंदर एक नई ताकत भर गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सुबह होने वाली थी और उसके साथ ही शुरू होने वाला था एक और इतिहास रचने वाला युद्ध। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों सेनाएं मैदान में उतर आईं। हेमू ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसके हाथी सबसे आगे थे, जैसे एक विशाल दीवार जो दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार थी। उसके पीछे उसकी सेना एक मजबूत लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। मुगल सेना भी अपनी जगह पर तैयार खड़ी थी। बैरम खान ने अपने सैनिकों को संयम बनाए रखने का आदेश दिया। वो जानता था कि जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थीं। हवा में धूल उड़ रही थी, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, और फिर एक आदेश गूंजा, हमला करो। और इसके साथ ही शुरू हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई का असली संग्राम। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन पानीपत का मैदान अब धूल और धुएं से ढक चुका था। जैसे ही हेमू ने हमला करो का आदेश दिया, उसकी विशाल सेना एक तूफान की तरह मुगलों की ओर बढ़ी। सबसे आगे उसके युद्ध हाथी थे, विशाल, शक्तिशाली और भयावह। उनके पीछे घुड़सवार और पैदल सैनिकों की लंबी कतारें थीं, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहला टकराव बेहद भयानक था। तलवारें आपस में टकराईं, भाले एक दूसरे को चीरते हुए आगे बढ़े और हर तरफ चीखों की आवाज गूंजने लगी। घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गरज, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो किसी भी इंसान के दिल को हिला सकता था। हेमू खुद अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार था। वो सीधे युद्ध के बीचों बीच था, अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए। उसकी तलवार हर वार के साथ दुश्मनों को पीछे ढकेल रही थी। उसकी मौजूदगी ही उसकी सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे हेमू की सेना बढ़त बनाने लगी। मुगल सेना दबाव में आ रही थी। उनके कई सैनिक मारे जा चुके थे और कुछ पीछे हटने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार इतिहास बदलने वाला है और हेमू जीत के बहुत करीब है। अकबर अभी भी पीछे खड़ा था और बैरम खां पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने सैनिकों को संभल कर लड़ने का आदेश दिया, लेकिन हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था और तभी एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भीड़, धूल और खून के बीच किसी अज्ञात दिशा से एक तीर तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधे जाकर लगा हेमू की आंख में। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। हेमू, जो अब तक पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहा था, अचानक अपने हाथी पर ही लड़खड़ा गया। उसकी आंख से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। उसके महावत ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेहोश होते ही उसकी सेना का हौसला टूट गया। जो सैनिक अब तक पूरी ताकत से लड़ रहे थे, वे अचानक घबरा गए। उनका नेता, उनका सहारा अब उनके सामने ही गिर चुका था। अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक भागने लगे, कुछ इधर उधर बिखर गए। यही वो पल था जिसका मुगलों को इंतजार था। बैरम खान ने तुरंत अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मुगल सेना ने नई ऊर्जा के साथ हमला किया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो सेना कुछ देर पहले हार के करीब थी, अब जीत की ओर बढ़ रही थी। हेमू को उसके हाथी से नीचे उतारा गया। वो बेहोश था, लेकिन जिंदा था। उसे बंदी बना लिया गया। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। पानीपत का मैदान एक बार फिर खून से लाल हो गया था, लेकिन इस बार जीत
मुगलों की थी। अकबर के लिए ये एक निर्णायक जीत थी। एक 13 साल का लड़का जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के दोबारा स्थापित होने की घोषणा थी। हेमू, जो खुद को सम्राट घोषित कर चुका था, अब एक कैदी था। और अब उसके साथ क्या होगा? क्या उसे माफ किया जाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर क्रूरता का गवाह बनेगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली फैसला अभी बाकी है। पानीपत का मैदान फिर से शांत हो चुका था, लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं थी जैसी युद्ध से पहले थी। ये खामोशी थी एक भयानक संघर्ष के बाद की। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे और हवा में अब भी बारूद और खून की गंध घुली हुई थी। इस खामोशी के बीच एक कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। हेमू, जो कुछ समय पहले तक खुद को विक्रमादित्य कह रहा था, अब एक बंदी था। उसे मुगल शिविर में लाया गया। उसकी आंख पर गहरा घाव था और वो अभी भी बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही साहस था, लेकिन हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अकबर और बैरम खां उसके सामने खड़े थे। ये एक ऐसा पल था जो सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा तय करने वाला था। बैरम खान ने अकबर से कहा, अगर तुम खुद इस दुश्मन का अंत करोगे तो तुम्हें गाजी कहा जाएगा, एक ऐसा योद्धा जिसने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। ये एक बड़ा फैसला था। अकबर सिर्फ 13 साल का था। उसकी आंखों के सामने एक घायल बेबस इंसान खड़ा था, जो कुछ समय पहले तक एक शक्तिशाली शासक बनने का सपना देख रहा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने खुद हेमू को मारने से इनकार कर दिया। उसने तलवार उठाई, लेकिन उसे चलाया नहीं। और फिर बैरम खान ने खुद आगे बढ़कर हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस पल के साथ हेमू की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और आखिरी पल तक लड़ा। उसकी मौत के बाद उसकी सेना पूरी तरह बिखर गई। जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो भी खत्म हो गई। अब मुगलों के सामने कोई बड़ा खतरा नहीं था। अकबर की ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की वापसी की मुहर थी। अब दिल्ली और आगरा पर मुगलों का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। अकबर धीरे धीरे अपने शासन को मजबूत करने लगा। हालांकि शुरू में असली सत्ता बैरम खान के हाथ में थी, लेकिन समय के साथ अकबर ने खुद कमान संभाल ली। और यहीं से शुरू होता है एक नए युग का उदय। अकबर, जो कभी एक बच्चा था, अब धीरे धीरे एक महान शासक बनने की राह पर था। उसने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों से भी राज किया। धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय उसने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो लंबे समय तक स्थिर रहा। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस कहानी का भी एक अगला अध्याय था। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य मजबूत होता गया, लेकिन कहीं दूर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जो एक दिन इस साम्राज्य को चुनौती देने वाली थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर बदल चुकी थी। अब मुगल साम्राज्य सिर्फ एक वापसी नहीं कर चुका था, बल्कि वो एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा था। इस नए युग के केंद्र में था अकबर। शुरुआत में अकबर के नाम पर शासन चलाने की जिम्मेदारी बैरम खान के हाथ में थी। वो एक कुशल सेनापति और समझदार प्रशासक था। उसने मुगल साम्राज्य को स्थिर किया, दुश्मनों को दबाया और ये सुनिश्चित किया कि अकबर की गद्दी सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अकबर बड़ा होता गया और उसके अंदर एक स्वतंत्र शासक बनने की इच्छा जागने लगी। कुछ सालों बाद अकबर ने खुद शासन की कमान संभाल ली। ये वही पल था जहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। अकबर सिर्फ तलवार चलाने वाला राजा नहीं था, वो एक सोच रखने वाला शासक था। उसने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध जीतकर एक साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता, लोगों के दिल जीतना भी उतना ही जरूरी है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने जजिया कर को खत्म किया, हिंदू राजाओं के साथ संबंध बनाए और अपने दरबार में हर धर्म के लोगों को जगह दी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचने लगा। दिल्ली, आगरा, लाहौर, गुजरात, बंगाल, हर जगह मुगलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अकबर ने प्रशासन को इतना मजबूत बना दिया कि उसका साम्राज्य स्थिर और समृद्ध हो गया। उसके दरबार में कला, संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ। ये एक ऐसा समय था जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई है,
जब एक शक्ति अपने चरम पर होती है तो कहीं ना कहीं एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। दक्षिण भारत में एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनके अंदर असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने एक छोटे से किले से अपनी शुरुआत की, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था, एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। उन्होंने मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उनकी रणनीति अलग थी, वे सीधे टकराव से ज्यादा गुरिल्ला युद्ध में विश्वास रखते थे। पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने दुश्मनों को बार बार चौंकाया। धीरे धीरे मराठा शक्ति बढ़ने लगी। ये वही ताकत थी जो आगे चलकर मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब, मुगल साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के समय तक साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके साथ साथ अंदरूनी तनाव भी बढ़ने लगे थे। औरंगजेब की नीतियों ने कई लोगों को असंतुष्ट कर दिया। लगातार युद्धों ने साम्राज्य को थका दिया, और यही वो समय था जब मराठा शक्ति और भी मजबूत होती गई। समय के साथ मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और मराठा शक्ति उभरने लगी। अब एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थी। इस बार मुगल नहीं, बल्कि मराठा और एक विदेशी आक्रमणकारी आमने सामने होंगे। और एक बार फिर पानीपत का मैदान चुना जाएगा। इतिहास तीसरी बार खुद को दोहराने वाला था। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता, और मुगल साम्राज्य, जो कभी अपनी ताकत के शिखर पर था, अब धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ रहा था। अकबर के समय की स्थिरता और संतुलन अब कहीं खो चुका था। जहांगीर और शाहजहां के दौर में भले ही वैभव बना रहा, लेकिन औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन ने इस साम्राज्य की नींव को हिला दिया। 3 मार्च 1707 यही वो दिन था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके साथ ही एक ऐसे शासक का अंत हुआ जिसने साम्राज्य को बहुत बड़ा तो बना दिया था, लेकिन अंदर से कमजोर भी कर दिया था। औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे। एक के बाद एक बादशाह आए, लेकिन उनमें न तो दूरदर्शिता थी और न ही नेतृत्व की ताकत। दिल्ली का दरबार अब साजिशों और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। सत्ता के लिए लड़ाई अब बाहर से ज्यादा अंदर ही हो रही थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाया बाहरी आक्रमणकारियों ने। 22 मार्च 1739 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। उसकी सेना ने जो दिल्ली में किया वो किसी नरसंहार से कम नहीं था। हजारों लोग मारे गए, शहर लूट लिया गया और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पूरी तरह टूट गई। कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन तक लूट लिए गए। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, अब मुगल साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। दिल्ली अब सुरक्षित नहीं थी और हिंदुस्तान अब एक खुला मैदान बन चुका था। इसी अराजकता के बीच एक नया नाम उभरता है, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, नादिर शाह का ही सेनापति रह चुका था। उसने बहुत करीब से हिंदुस्तान की दौलत और उसकी कमजोरी को देखा था। उसे पता था कि ये जमीन अमीर है, लेकिन अब इसकी रक्षा करने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं है। 1748 यही वो साल था जब अब्दाली ने पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उसने बार बार आक्रमण किए। हर बार वो कुछ ना कुछ लूट कर ले जाता और मुगल सत्ता कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली का बादशाह अब सिर्फ नाम का शासक बन चुका था। लेकिन इस अराजकता के बीच एक ताकत थी जो तेजी से उभर रही थी, मराठा साम्राज्य। मराठा अब सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थे, वे धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब उनकी नजर दिल्ली पर थी। 1757 ये वो समय था जब मराठाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह अब उनके संरक्षण में था।
अब हिंदुस्तान की सत्ता का असली नियंत्रण मराठाओं के हाथ में आ चुका था। लेकिन ये बात अब्दाली को स्वीकार नहीं थी। उसके लिए हिंदुस्तान सिर्फ लूट का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वो अपनी ताकत स्थापित करना चाहता था। अब टकराव तय था। एक तरफ थे मराठा, जो हिंदुस्तान की नई शक्ति बन चुके थे, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जो बार बार इस धरती पर हमला कर रहा था। दोनों की नजर एक ही चीज पर थी, दिल्ली और सत्ता। और जब दो शक्तियां एक ही लक्ष्य के लिए लड़ती हैं, तो टकराव अवश्य होता है। अब इतिहास एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ रहा था, जहां फैसला होगा, जहां ताकत का असली परीक्षण होगा। और वो जगह फिर से वही थी, पानीपत। लेकिन इस बार ये लड़ाई पहले की दोनों लड़ाइयों से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। हिंदुस्तान की धरती एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां से इतिहास बदलता है। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था, और असली ताकत मराठाओं के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन हर उभरती हुई शक्ति के सामने एक परीक्षा होती है, और मराठाओं के लिए वो परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अहमद शाह अब्दाली, जिसने कई बार हिंदुस्तान पर हमला किया था, इस बार सिर्फ लूटने नहीं आया था। इस बार उसका मकसद था अपनी ताकत को स्थापित करना और मराठाओं को खत्म करना। वो जानता था कि अगर उसने मराठाओं को नहीं रोका, तो वे पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य भी पूरी ताकत के साथ तैयार हो रहा था। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। भाऊ एक बहादुर और आत्मविश्वासी सेनापति था। उसके साथ थे पेशवा के बेटे विश्वासराव और मराठा सेना के कई अनुभवी योद्धा। उनकी सेना बड़ी थी, शक्तिशाली थी, और उनके पास तोपखाना भी था। लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ तलवार और ताकत का नहीं था, ये एक लंबी रणनीति का खेल बनने वाला था। मराठा सेना दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ी। ये एक लंबा और कठिन सफर था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, भोजन की कमी, मौसम की कठिनाई और स्थानीय समर्थन की कमी। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अब्दाली को हराना। उधर अब्दाली भी पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। उसकी सेना तेज, फुर्तीली और बेहद खतरनाक थी। उसके पास अफगान घुड़सवार थे, जो युद्ध में अपनी गति और आक्रमण के लिए जाने जाते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रणनीति। अहमद शाह जानता था कि सीधे युद्ध में मराठाओं को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने मराठा सेना को धीरे धीरे घेरना शुरू किया। उसने उनके सप्लाई रास्तों को काट दिया, जिससे उनके लिए भोजन और संसाधन जुटाना मुश्किल हो गया। ये एक धीमी लेकिन घातक चाल थी। मराठा सेना अब पानीपत के मैदान में फंस चुकी थी। अक्टूबर 1760, यही वो समय था जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। लेकिन इस बार युद्ध तुरंत शुरू नहीं हुआ। दोनों सेनाएं महीनों तक एक दूसरे के सामने डटी रहीं। ये एक अजीब स्थिति थी। न कोई आगे बढ़ रहा था, न कोई पीछे हट रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी थी। मराठा सेना के पास अब भोजन की कमी होने लगी थी। उनके सैनिक भूखे रहने लगे थे, घोड़े कमजोर हो रहे थे और मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा था। उधर अब्दाली की सेना बेहतर स्थिति में थी। उसने अपने संसाधनों को सुरक्षित रखा था और वो इंतजार कर रहा था सही समय का। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ मराठाओं की स्थिति और खराब होती गई। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो वे युद्ध करें या फिर धीरे धीरे भूख से हार जाएं। आखिरकार 14 जनवरी 1761 वो दिन आ गया जिसका इंतजार इतिहास कर रहा था। मराठा सेना ने फैसला कर लिया, अब युद्ध होगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा संघर्ष था जो हिंदुस्तान की दिशा तय करने वाला था। एक तरफ थे भूखे लेकिन हिम्मती मराठा सैनिक, और दूसरी तरफ रणनीति और धैर्य से भरी अब्दाली की सेना। पानीपत का मैदान तीसरी बार खून से रंगने वाला था, और इस बार ये खून पहले से कहीं ज्यादा होगा। 14 जनवरी 1761 की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पानीपत का मैदान एक बार फिर इतिहास के सबसे भयानक संघर्ष का गवाह बनने जा रहा था।
ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी गर्मी थी, आने वाले खून खराबे की। मराठा सेना ने आखिरकार फैसला कर लिया था, अब और इंतजार नहीं। भूख, थकान और निराशा ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे अंतिम युद्ध लड़ें। उनके सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जीत या मौत। सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर सवार था, उसके साथ विश्वासराव भी था, पेशवा का बेटा, जो इस युद्ध में अपने साहस को साबित करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक चिंगारी जल रही थी। मराठा सेना ने अपनी पंक्तियां सजा लीं। सबसे आगे थे इब्राहिम खान गर्दी के सैनिक। ये सैनिक बंदूक और तोप चलाने में माहिर थे। उन्होंने अपनी तोपों और बंदूकों को इस तरह तैनात किया था कि सामने से आने वाली किसी भी सेना को भारी नुकसान हो सके। उनके पीछे घुड़सवार और पैदल सेना खड़ी थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। उसकी सेना में अफगान घुड़सवार थे, तेज, फुर्तीले और बेहद खतरनाक। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे इस खून खराबे के आदी हों। अब्दाली ने अपनी सेना को इस तरह सजाया था कि वो मराठाओं को चारों तरफ से घेर सके। वो सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे उन्हें तोड़ना चाहता था। कुछ पल के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे को देखती रहीं। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ दिलों की धड़कनें। और फिर एक आदेश गूंजा, हमला। मराठा तोपों ने सबसे पहले आग उगली। गर्जना के साथ तोपों के गोले अब्दाली की सेना की ओर बढ़े। जमीन हिल उठी और कई अफगान सैनिक वहीं गिर पड़े। ये हमला इतना तेज था कि कुछ पल के लिए अब्दाली की सेना पीछे हट गई। इब्राहिम खान गर्दी के सैनिकों ने लगातार गोलाबारी शुरू कर दी। बंदूकों की आवाज, तोपों की गड़गड़ाहट और चीखों की गूंज ने पूरे मैदान को हिला दिया। मराठा सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद इस बार जीत उनकी होगी। लेकिन अब्दाली चुप नहीं था। उसने अपने घुड़सवारों को संकेत दिया। अचानक अफगान घुड़सवार एक तूफान की तरह मराठा सेना के किनारों पर टूट पड़े। ये एक तेज और खतरनाक हमला था। मराठा सेना, जो अब तक सामने की लड़ाई में व्यस्त थी, अब चारों तरफ से घिरने लगी। धूल का गुबार उठने लगा। घोड़ों की टांपें जमीन को चीर रही थीं, तलवारें चमक रही थीं। हर तरफ बस एक ही चीज थी, अराजकता। मराठा सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर एक सैनिक अपने आखिरी दम तक लड़ रहा था। सदाशिवराव भाऊ भी युद्ध के बीचों बीच था। वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था, खुद तलवार उठाकर दुश्मनों पर वार कर रहा था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा संघर्ष था जहां हर पल किसी की जिंदगी खत्म हो रही थी। धीरे धीरे युद्ध और भी भयानक होता गया। लाशें गिरती गईं, खून बहता गया और पानीपत की धरती एक बार फिर लाल हो गई। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या मराठा सेना इस घेराबंदी से निकल पाएगी, या फिर अब्दाली की चाल उन्हें पूरी तरह तोड़ देगी? इतिहास अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। 14 जनवरी 1761 की दोपहर तक पानीपत का मैदान पूरी तरह नर्क बन चुका था। सुबह जो युद्ध एक संगठित तरीके से शुरू हुआ था, अब वो पूरी तरह अराजकता में बदल चुका था। हर तरफ धूल, धुआं, खून और चीखों का एक ऐसा मिश्रण था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मराठा और अब्दाली की सेनाएं अब किसी स्पष्ट रेखा में नहीं थीं। वे एक दूसरे में उलझ चुकी थीं, जैसे दो तूफान आपस में टकरा गए हों। मराठा सेना अब भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। उनके अंदर भूख और थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी जीतने की जिद। सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर खड़े होकर अपने सैनिकों को लगातार आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था। उसके साथ ही था विश्वासराव। विश्वासराव, पेशवा का बेटा, मराठा साम्राज्य की उम्मीद। वो भी युद्ध के बीचों बीच खड़ा था, अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के लिए लड़ता हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक दृढ़ संकल्प था। लेकिन इतिहास कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल देता है।
और वो पल अब आ चुका था। युद्ध के शोर के बीच अचानक एक गोली चली। ये कोई साधारण गोली नहीं थी। ये एक ऐसी गोली थी जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की उम्मीद को निशाना बना रही थी। वो गोली सीधे विश्वासराव को लगी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। विश्वासराव अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी और उसी के साथ मराठा सेना की उम्मीद भी टूटने लगी। जब ये खबर सदाशिवराव भाऊ तक पहुंची तो जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक परिवार का हिस्सा था। विश्वासराव की मौत ने उसे अंदर से हिला दिया। उसके चेहरे पर पहली बार एक गहरी पीड़ा दिखाई दी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। भाव ने खुद को संभाला और फिर से तलवार उठा ली। अब ये युद्ध सिर्फ जीत के लिए नहीं था, ये बदले के लिए बन चुका था। वो अपने हाथी से नीचे उतरा और सीधे घोड़े पर सवार होकर युद्ध के बीच में कूद पड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, क्रोध। मराठा सैनिकों ने भी ये बदलाव महसूस किया। उनके अंदर भी एक नई आग जल उठी। वे और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद वे इस युद्ध को पलट देंगे। लेकिन अब्दाली की रणनीति अब असर दिखाने लगी थी। मराठा सेना पहले ही थकी हुई थी और अब उनका नेतृत्व भी बिखरने लगा था। चारों तरफ से घेराबंदी और तेज हमलों ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया था। सैनिक गिरते जा रहे थे, घोड़े थक कर बैठ रहे थे और हर गुजरते पल के साथ मराठाओं की ताकत कम होती जा रही थी। सदाशिवराव भाऊ अब भी लड़ रहा था, पूरी ताकत से, पूरे गुस्से के साथ। लेकिन अब वो अकेला पड़ता जा रहा था। युद्ध का रुख धीरे धीरे बदल रहा था और ये बदलाव मराठाओं के खिलाफ जा रहा था। पानीपत का मैदान अब सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं रहा था। वो एक ऐसी जगह बन चुका था जहां एक पूरी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 14 जनवरी 1761 की शाम धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, लेकिन पानीपत के मैदान में समय जैसे रुक गया था। सूरज आसमान में झुक रहा था, पर जमीन पर चल रही तबाही थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ लाशें बिछ चुकी थीं, घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे और हवा में बारूद और खून की गंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। मराठा सेना, जो सुबह तक एक संगठित शक्ति थी, अब टूटने लगी थी। विश्वासराव की मौत के बाद जो जोश कुछ समय के लिए भड़का था, वो अब धीरे धीरे बुझ रहा था। सैनिक थक चुके थे, भूख और प्यास ने उनकी ताकत छीन ली थी और चारों तरफ से हो रहे हमलों ने उनके मनोबल को पूरी तरह हिला दिया था। लेकिन इस अराजकता के बीच सदाशिवराव भाऊ अब भी लड़ रहा था। वो अब किसी राजा या सेनापति की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसका शाही वस्त्र अब खून और धूल से ढक चुका था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी चिंगारी बची हुई थी। वो जानता था ये युद्ध अब जीता नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने आसपास के बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और एक आखिरी हमला करने का फैसला किया। ये हमला जीत के लिए नहीं था, ये एक सम्मानजनक अंत के लिए था। मराठा सैनिकों ने अपने सेनापति के साथ आखिरी बार तलवार उठाई। वे दुश्मनों की ओर बढ़े, पूरी ताकत के साथ, पूरे साहस के साथ। लेकिन सामने था अब्दाली की विशाल सेना। अफगान घुड़सवारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें चमकने लगीं और हर पल के साथ मराठा सैनिक गिरते गए। सदाशिवराव भाऊ भी इस भीषण संघर्ष के बीच फंस गया। उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे वो भी इस भीड़ में खो गया। उसकी आखिरी झलक धूल और खून के बीच हमेशा के लिए इतिहास में समा गई और उसी के साथ मराठा सेना का अंतिम स्तंभ भी गिर गया। अब जो बचा था वो युद्ध नहीं, एक नरसंहार था। अब्दाली की सेना ने भागते हुए मराठा सैनिकों का पीछा करना शुरू कर दिया। जो बच सकते थे वे भागने लगे, लेकिन बहुत कम ही बच पाए। पानीपत का मैदान लाशों से भर गया।
इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, सैनिक और आम लोग दोनों। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। सूरज अब ढल चुका था और उसके साथ ही मराठा साम्राज्य का सपना भी ढल गया। लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और इस भयानक हार के बाद भी मराठा पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वे फिर उठेंगे, लेकिन अभी पानीपत की धरती पर सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो आने वाले समय की कहानियों को जन्म देने वाला था। 14 जनवरी 1761 की रात, जब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा पानीपत के मैदान पर छा गया था, तब भी उस दिन की चीखें जैसे हवा में तैर रही थीं। दिन भर चले उस भयानक युद्ध के बाद अब वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी डरावनी खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं थी, ये खामोशी मौत की थी। मैदान पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ सैनिक अब भी जिंदा थे, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल कि उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। वे करा रहे थे, पानी के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जिन हाथों में सुबह तलवारें थीं, वे अब जमीन पर बेबस पड़े थे। मराठा सेना अब सिर्फ याद बन चुकी थी। जो सैनिक बच पाए, वे धीरे धीरे मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके पास न घोड़े बचे थे, न भोजन, न कोई दिशा। वे बस किसी तरह अपनी जान बचाकर दक्षिण की ओर लौटना चाहते थे। कई लोग रास्ते में ही भूख, प्यास और घावों के कारण मर गए। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का विनाश था। मराठा साम्राज्य के कई बड़े सेनापति इस युद्ध में मारे गए। हजारों परिवारों के घर उजड़ गए। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत तक हर जगह शोक की लहर फैल गई। कहा जाता है, इस युद्ध के बाद महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां से कोई न कोई शहीद न हुआ हो। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन ये जीत भी आसान नहीं थी। उसकी सेना ने भी भारी नुकसान उठाया था। उसके कई सैनिक मारे गए और जो बचे थे वे भी थक चुके थे। उसने दिल्ली की ओर बढ़ने का सोचा, लेकिन उसके पास अब उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके। इसलिए वो लूट के साथ वापस अफगानिस्तान लौट गया, और यहीं से हिंदुस्तान एक अजीब स्थिति में आ गया। न तो मुगल साम्राज्य में ताकत बची थी, न मराठा पूरी तरह संभल पाए थे, और जो बाहरी ताकत आई थी वो भी वापस चली गई। ये एक पावर वैक्यूम था, और इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी ऐसी खाली जगह बनती है तो कोई न कोई उसे भरने जरूर आता है। धीरे धीरे एक नई ताकत इस खाली जगह को भरने के लिए आगे बढ़ने लगी। एक ऐसी ताकत जो अब तक सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन अब राज करने का सपना देखने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, वही कंपनी जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदलने वाली थी। पानीपत की इस तीसरी लड़ाई ने सिर्फ मराठाओं को ही नहीं तोड़ा, इसने पूरे देश को कमजोर कर दिया, और यही कमजोरी आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राख से भी कभी कभी नई चिंगारी उठती है। मराठा फिर उठेंगे, लड़ेंगे और एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगे। लेकिन अभी पानीपत की धरती पर सिर्फ दर्द था और एक ऐसी खामोशी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की हालत बिखर चुकी थी। मराठा साम्राज्य, जो कभी पूरे उत्तर भारत तक अपनी शक्ति फैला चुका था, अब अंदर से टूट चुका था। हर तरफ शोक था, हर घर में दर्द था, और हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? लेकिन इतिहास की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई भी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, और मराठाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पानीपत की हार के बाद पेशवा बानाजी बाजीराव इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक और बड़ा झटका था। अब साम्राज्य की बागडोर आई माधवराव पेशवा के हाथों में। वो बहुत युवा थे, अनुभव कम था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी दृढ़ता थी जो बहुत कम लोगों में होती है। जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब उनके सामने एक टूटा हुआ साम्राज्य था।
सेना कमजोर हो चुकी थी, खजाना लगभग खाली था और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा डगमगा गया था। लेकिन माधवराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके हर चीज को फिर से खड़ा करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को कम किया और राज्य की व्यवस्था को ठीक किया। फिर उन्होंने सेना पर ध्यान दिया। नए सैनिक भर्ती किए गए, पुराने सैनिकों को फिर से संगठित किया गया और युद्ध की नई रणनीतियां अपनाई गईं। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन माधवराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य फिर से खड़ा होने लगा। कुछ ही वर्षों में मराठाओं ने फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर भी बढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिर से दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ये वही मराठा थे जो कुछ साल पहले पानीपत में टूट गए थे, और अब वही मराठा फिर से उठ खड़े हुए थे। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक सबक था। हार कभी अंत नहीं होती, अगर हिम्मत बची हो। लेकिन इतिहास अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि जिस खाली जगह को पानीपत की लड़ाई ने बनाया था, उसे भरने के लिए अब एक और ताकत पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ रही थी। और इस बार जो संघर्ष होने वाला था, वो सिर्फ तलवारों का नहीं होगा, वो राजनीति, चालाकी और धोखे का खेल होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जो सन्नाटा छाया था, वो सिर्फ युद्ध के बाद की थकान नहीं था, वो एक नए युग के आने की आहट थी। मराठा फिर से उठ रहे थे, मुगल नाम मात्र के रह गए थे, और इसी बीच एक ऐसी ताकत चुपचाप अपने कदम जमा रही थी जिस पर शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। वे तलवार लेकर नहीं आए थे, वे व्यापार करने आए थे। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़े जाते हैं। कंपनी ने पहले छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनाए। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, ये उनके ठिकाने थे। वे भारतीय शासकों से अनुमति लेकर व्यापार करते थे और बदले में उन्हें तोहफे और कर देते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी। कंपनी ने समझ लिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आपसी फूट। राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और हर कोई अपनी सत्ता बचाने में लगा था। बस यही मौका था। कंपनी ने एक नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और राज करो। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच के विवादों का फायदा उठाना शुरू किया, एक को दूसरे के खिलाफ मदद देना, फिर उसी मदद के बदले में अधिकार लेना। ये उनका नया हथियार था। और फिर आया 23 जून 1757, प्लासी की लड़ाई। ये एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी की सेना आमने सामने थे, लेकिन इस युद्ध में असली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में लड़ी गई थी। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया, और जब युद्ध शुरू हुआ तो नवाब की सेना ने साथ नहीं दिया। परिणाम, सिराजुद्दौला हार गया और कंपनी जीत गई। लेकिन ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये हिंदुस्तान में अंग्रेजों के राज की शुरुआत थी। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर और मजबूत किए। उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई, भारतीय सैनिकों, सिपाहियों के साथ। उन्होंने कर वसूली शुरू की, प्रशासन संभालना शुरू किया और धीरे धीरे एक व्यापारी से शासक बनने लगे। भारतीय शासक अब भी आपस में उलझे हुए थे और कंपनी एक एक करके सबको अपने जाल में फंसा रही थी। ये एक नया युद्ध था, जहां तलवारें कम और चालाकी ज्यादा थी, जहां मैदान में खून कम बहता था, लेकिन परिणाम उतने ही खतरनाक होते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया था, और अब ये कमजोरी किसी और के लिए ताकत बन रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मानने के लिए नहीं बने होते, जो लड़ते हैं आखिरी सांस तक। और आने वाला समय ऐसे ही योद्धाओं की कहानी लेकर आएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो खालीपन पैदा हुआ था, वो अब पूरी तरह भर चुका था, लेकिन उसे भरा था किसी भारतीय शक्ति ने नहीं,
बल्कि अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही थी, वो अब एक शासक बन चुकी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर उसका सीधा नियंत्रण था। धीरे धीरे उसने उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ा गया। भारतीय राजाओं की हालत अजीब थी। कुछ ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया, कुछ ने चुपचाप अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की और कुछ ने विरोध करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन अंग्रेजों की ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नीति, उनकी चालाकी। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस और बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों का इस्तेमाल किया। इन नीतियों के तहत उन्होंने कई राज्यों को बिना युद्ध के ही अपने कब्जे में ले लिया। राजाओं से कहा जाता, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। और धीरे धीरे राजा सिर्फ नाम के रह गए, असल सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। वे अपने ही देश में पराये बन चुके थे। और फिर एक छोटी सी चिंगारी ने इस आग को भड़का दिया। 1857 ये वो साल था जब भारत ने पहली बार खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सिपाहियों ने बगावत कर दी, आम लोग भी उनके साथ जुड़ गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को फिर से सम्राट घोषित किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, अब और नहीं। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये आजादी की पहली पुकार थी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ इसका जवाब दिया। उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संगठन था, और सबसे बड़ी बात, वे एकजुट थे। धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं और हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये हार भी एक अंत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, आजादी की शुरुआत। पानीपत की लड़ाइयों ने जो रास्ता तैयार किया था, वो अब यहां तक पहुंच चुका था। और अब भारत एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। एक ऐसी लड़ाई जो तलवारों से नहीं, बल्कि एकजुटता और संघर्ष से जीती जाएगी। इतिहास कभी सिर्फ तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं होता, वो एक कहानी होता है, इंसानों की, उनके सपनों की, उनकी जीत और हार की। पानीपत की धरती ने भी ऐसी ही 3 कहानियां देखीं, 3 युद्ध, 3 दौर, और हर बार एक नया भारत। 21 अप्रैल 1526, पहली लड़ाई, जब बाबर और इब्राहिम लोधी आमने सामने आए। ये सिर्फ 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 5 नवंबर 1556, दूसरी लड़ाई, जब हेमू और अकबर के बीच टकराव हुआ। एक तरफ एक ऐसा योद्धा जिसने अपने दम पर सत्ता हासिल की, और दूसरी तरफ एक युवा राजा जो इतिहास लिखने वाला था। इस युद्ध ने तय किया कि मुगल साम्राज्य सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि टिकेगा भी। 14 जनवरी 1761, तीसरी लड़ाई, सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक। मराठा और अहमद शाह अब्दाली आमने सामने थे। ये सिर्फ 2 सेनाओं का संघर्ष नहीं था, ये एक पूरे देश की दिशा तय करने वाला पल था। इस युद्ध ने मराठाओं को तोड़ दिया, मुगलों को कमजोर कर दिया और हिंदुस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से एक नई ताकत का उदय होना तय था। और फिर आए अंग्रेज। उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि चालाकी से राज किया। धीरे धीरे पूरा भारत उनके कब्जे में आ गया। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है। 1857 का विद्रोह, फिर आजादी की लड़ाई, और अंत में 1947,
भारत स्वतंत्र हुआ। पानीपत की इन 3 लड़ाइयों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली लड़ाई ने सिखाया कि नई ताकत हमेशा उभर सकती है। दूसरी लड़ाई ने सिखाया कि स्थिरता और रणनीति जीत दिलाती है। और तीसरी लड़ाई ने सिखाया कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हार निश्चित है। आज जब हम इस कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं लगती, ये एक चेतावनी लगती है, एक सबक कि इतिहास खुद को दोहराता है अगर हम उससे सीख नहीं लेते। पानीपत की धरती आज भी वही है, शांत, खामोश, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो आज भी वहां घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है, तलवारों की टकराहट गूंजती है और उन योद्धाओं की कहानियां जो अपने समय में जीते, लड़े और इतिहास बन गए।